वो जो तेवर था बहन जी का, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वो तेवर नदारत था। सामंतशाही के खिलाफ जिस तरीके से बहन जी बोलती थी वो गायब था। मनुवाद के खिलाफ जो बोलती थी वो गायब था। सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इधर भी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। लेकिन आप सीधे आलोचना सपा की, कांग्रेस की और चंद्रशेखर भाई की। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन के खिलाफ काम करेंगे, पहली आलोचना मैं ही करूंगा। जो लोग चंद्रशेखर आजाद जी को भी पसंद कर रहे हैं, उन पर अंधविश्वास न करें, अंधश्रद्धा न रखें, आंख कान खोले करके रखें कि कोई व्यक्ति मूवमेंट के साथ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुजन राजनीति किसी की बपौती नहीं है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से न सही लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। इंडिविजुअल अगर निष्पक्षता से कहूं तो चंद्रशेखर आजाद, व्यक्तिगत तौर पर मुझे चंद्रशेखर आजाद इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे टाइप का व्यक्ति है। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं आपके साथ नैन्सी अम्बेडकर। क्या आपको भी लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा खत्म हो चुकी है? क्या आपको भी लगता है कि बहन जी के जो पुराने तेवर थे, जो उनका अंदाज था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, जिस तरह वो मनुवादियों सामंतवादियों के खिलाफ खुलकर बोलती थी, वो अब कहीं गायब सा हो गया है? क्या आपको भी लगता है कि जिस स्लोगन से बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई थी, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, वो स्लोगन सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए हो गया है? ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहना है नेशनल जनमत के वरिष्ठ पत्रकार नीरज भाई पटेल का। वो जो तेवर था बहन जी का, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वो तेवर नदारत था। कांसीराम साहब का नाम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन विचारधारा एक नहीं है। नाम कहने की बात रह गई है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं। यानी कि तथागत बुद्ध का जो मेन स्लोगन था, जहां से पार्टी की शुरुआत हुई थी, वही वहां चेंज हो चुका है। दरअसल बहन जी के हाल के भाषण के बाद बहुजन राजनीति में मानो भूकंप सा मच गया है। सोशल मीडिया पर बहसें जोरों पर हैं, लोगों के बीच खुली बहस और तीखी टिप्पणियां देखी जा रही हैं। इसी बीच नेशनल जनमत के वरिष्ठ पत्रकार नीरज भाई पटेल ने एक इंटरव्यू में बसपा की वर्तमान स्थिति और राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। किसका स्लोगन था ये कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? किसने कहा था? अब बैलेट से पैदा होगा, किसने कहा था? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी इसी ढंग से बात कही थी। तो एक विचारधारा की पार्टी है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से न सही लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। उन्होंने बहन जी की वर्तमान स्थिति और पुराने तेवरों का तुलना करते हुए कहा कि बहन जी का जो तेवर था, जिस तरह वो बात करती थी और जिस तरह वो खुलकर सामंतवादियों मनुवादियों के खिलाफ बोलती थी, वो अब कहीं गायब सा हो गया है। उनका मानना है कि वो लोग कांसीराम की बात तो करते हैं, लेकिन अब विचारधारा नहीं रह गई है। कांसीराम साहब का नाम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन विचारधारा एक नहीं है। नीरज भाई पटेल ने बीएसपी के इतिहास और मूल मिशन पर तीखा विश्लेषण किया। उनका कहना है कि जहां से बीएसपी की शुरुआत हुई थी, वही आधार अब बदल चुका है। पार्टी का जो मूल मिशन था और जनता के लिए संघर्ष था, वो कहीं गायब हो चुका है। इंटरव्यू के अंत में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर चंद्रशेखर आजाद को पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके घर पर न पेट्रोल पंप है, न उनके घर से कोई बड़ा अधिकारी है। वो एक सामान्य प्राइमरी मास्टर के घर पैदा हुए व्यक्ति आज अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री और 1 बार की सांसद की तुलना केवल तब करनी चाहिए जब वो 1 बार मुख्यमंत्री बन जाए। जो लोग वहां पर आए वो एक उम्मीद लेकर के आए थे। इसका मतलब समाज अभी भी इतने सबको झेलने के बावजूद समाज अभी भी तैयार है। वो आशा भरी नजरों से देख रहा है कि हमारा नेता अभी भी हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार बैठा है या नहीं। 13 साल सत्ता से दूर रहने के बाद, जैसा तमाम बसपाई लिख भी रहे हैं, और ये पॉजिटिव पॉइंट है कि 13 साल से सत्ता में दूर है बसपा, फिर भी इतने लोग आए। सवाल ये है कि आने के बाद उनको सुनने को क्या मिला। वो जो तेवर था बहन जी का, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वो तेवर नदारत था। सामंतशाही के खिलाफ जिस तरीके से बहन जी बोलती थी वो गायब था। मनुवाद के खिलाफ जो बोलती थी वो गायब था। भाषण की शुरुआत में ही 3 अलग अलग जगह पर आभार प्रकट किया गया। इसका मतलब आप संदेश भी देना चाहती थी कि नहीं, हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, मतलब हम साथ हैं। मंच का सेटल अरेंजमेंट देखिए। मंच पर बहन जी, बगल में भतीजा, भतीजे के बगल में भाई, भाई के बगल में सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बगल में उमाशंकर सिंह। खत्म। पहली पंक्ति बसपा की। सोचिए आप, पहली पंक्ति में तिलक भी है, पहली पंक्ति में तराजू भी है, और पाल साहब, विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सेकंड की पंक्ति में बैठे थे। और आभार बकायदा मंच से व्यक्त किया गया कि हम सतीश चंद्र मिश्रा जी को खड़े करके हम आपके समाज का वोट चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है जोड़ने के लिए।
बगल में बैठे थे उमाशंकर सिंह, उनको कहा गया, जिम्मेदारी दी गई वोट देने के लिए। अब अगर मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो क्या मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी तरह की पार्टी की, इसी तरह की राजनीति की, इसी तरह की बहुजन समाज की कल्पना की थी जो आपने मंच पे किया? सोशल मीडिया में जैसे मैं हूं, मेरी तारीफ जिस दिन मनुवादी और सामंती एक सुर में करने लग जाएं, समझ लो मैं बिक गया हूं। भाई, आपका विरोधी आपकी तारीफ क्यों करेगा? आप सोशल मीडिया पे जरा टाइप करके देखिए कि महन जी की रैली की तारीफ कौन कर रहा है। बीजेपी और उसके घटक दल से जुड़े हुए तमाम लोग, राजभर से लेकर निषाद, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, ये रैली से पहले ही माहौल बनाने लगे थे कि बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। और रैली खत्म होने के बाद आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, एक मुझे बाइट निकाल करके देख लीजिए, दे दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता या नेता ने रैली का विरोध किया हो। तो सोचिए, आप सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इधर भी, उत्तर प्रदेश में भी, और मतलब केंद्र में भी, लेकिन आप सीधे आलोचना सपा की, कांग्रेस की और चंद्रशेखर भाई की, जो विपक्ष में बैठे। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन 80% आलोचना होनी चाहिए बीजेपी की, 20% में सबको समेटना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? 20% या 10% में बीजेपी को समेटा, 90% दूसरे पर हमलावर रही। मतलब आपने समाज को संदेश दिया कि अभी भी हमारा दुश्मन ये है, इनकी तरफ न जाओ, भले ही इनकी तरफ चले जाओ, भले ही। जी जी भाई, यही तो मतलब हुआ। अमूमन लोग बहन जी की आलोचना नहीं करते, जो बहुजन अपने आप को कहते हैं पत्रकार, वो बहन जी की आलोचना नहीं करते, क्योंकि उससे धंधा मंदा पड़ता है। बहन जी के सब्सक्राइबर, बहन जी के चाहने वाले आपके वीडियो को कम देखेंगे, अनफॉलो करेंगे, आपको विरोधी मानने लगेंगे। लेकिन मैं धंधे की चिंता नहीं करता, इसलिए शायद अकेला व्यक्ति हूं जो अपनी जाति के नेता, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बहन जी हो, और यहां तक कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन के खिलाफ काम करेंगे, पहली आलोचना मैं ही करूंगा। अब जैसे ये भी परसेप्शन होता है कि हाँ, अपने लोगों की आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब अपने व्यक्ति में इतनी खामियां आ जाए कि जनता अंधभक्त होकर के उसको फॉलो करे, तो आपको सच्चाई सामने निकल करके आके बतानी पड़ेगी। पहले हमने अपने नेताओं को राजा रानी की तरह ट्रीट किया, मतलब राजा या रानी अलग कुर्सी पर बैठेंगे, बड़े उस पर बैठेंगे, बाकी सारे नीचे बैठेंगे, उनका ओहदा अलग होगा, उनसे मिल नहीं पाएगा कोई, मिलने के लिए अलग सिस्टम होगा। मैं कहता हूं कि आज जो लोग चंद्रशेखर आजाद जी को भी पसंद कर रहे हैं, उन पर अंधविश्वास ना करें, अंधश्रद्धा ना रखें, आंख कान खोले करके रखें कि कोई व्यक्ति मूवमेंट के साथ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। जब तक ठीक लग रहा है सपोर्ट करिए, जब गलत रहे तो तुरंत आलोचना करिए, तुरंत आलोचना, कान पकड़ करके, क्योंकि ये बहुजन राजनीति किसी की बपौती नहीं है, ये समाज के दम पर खड़ी होती है। अच्छा, कोई 2 आधार बताइए जिसमें कहा जाए कि सब बसपा और चंद्रशेखर आजाद साथ में आ जाए। विचारधारा एक नहीं है। कांसीराम साहब का नाम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन विचारधारा एक नहीं है। तो दोनों पार्टियां उसी विचारधारा पे चल रही हैं। कहां चल रही हैं? अब नाम कहने की बात रह गई है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं। यानी कि तथागत बुद्ध का जो मेन स्लोगन था, जहां से पार्टी की शुरुआत हुई थी, वही वहां चेंज हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा को खड़े करके उमाशंकर सिंह को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है, यहाँ लास्ट पंक्ति तक नहीं रखा जाता है। कहां से एक हो जाएंगे? और एक की बात करना बेईमानी है। जो लोग, मैं नहीं कहना चाह रहा था, आप कहलवा रहे हो मुझसे, जो एक करने की बात कर रहे हैं, दरअसल जब दुकान कोई शटर ओपन करता है तो उसमें कुछ तो माल चाहिए। अब नई दुकान खोली है तो माल कहां से लाएं? तो माल यही है कि हम एक करने के लिए चल रहे हैं। माल है ये फैक्ट बात है। मुझसे कोई डिबेट कर ले इस बारे में कि कैसे दोनों पार्टियां एक विचारधारा की है। नहीं है एक विचारधारा की, नहीं है, क्लियर कट कह रहा हूं कि नहीं। संभव नहीं है। नहीं, विचारधारा ही खत्म हो गई तो अब क्या संभव है? विचारधारा ही खत्म है। जिसको लगता हो कि ये मिशन विरोधी बात कर रहा हूं वो लगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी में मिशन नहीं बचा है। कैसे? सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूं। मुझे ये उम्मीद थी कि मायावती जी उस रैली में कम से कम उन 4 मेडिकल कॉलेज की जिक्र जरूर करेंगी, जिन 4 मेडिकल कॉलेजों को मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते हुए स्पेशल कंपोनेंट एक्ट के तहत एससी को विशेष रिजर्वेशन दिया था। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं चुटकी बजाते हुए, अगर वो 4 लाख की भीड़ को, जो भी भीड़ वहां आई हो, उसको इशारा कर दें, एक बार इशारा कर दें और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार की हालत खराब हो जाती। लेकिन सरकार को चुनौती कहां दी गई? हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया।
आप कहते हो विचारधारा एक है। सीजीआई देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। आप ही के मेडिकल कॉलेजों का नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। एनएफएस हो रहा है, आप ही ने अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से कहा दलित एट्रोसिटी में इतना आगे है। तारीफ करने का तरीका होता है, मैं सिखा देता हूं, जो लोग अभी आलोचना करेंगे इस वीडियो की मेरे, उनको तारीफ करने का तरीका भी सिखा देता हूं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के पैसे का उपयोग इस पार्क के लिए किया हो, लेकिन ध्यान रखे कि हमारे दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बख्शूंगी नहीं, ये होता है तरीका। ये तरीका नहीं होता है कि इस पर आभार व्यक्त करती हूं। इतनी राजनीति मुझे भी समझ है, भले ही राजनीति नहीं करता हूं, पत्रकारिता करता हूं और ठोक करके करता हूं। किसका स्लोगन था ये कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? किसने कहा था? अब बैलेट से पैदा होगा, किसने कहा था? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी इसी ढंग से बात कही थी। तो एक विचारधारा की पार्टी है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? एक विचारधारा की पार्टी हो गई। जो सुबह से शाम तक नारा रखते हैं कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, ले तो लिया जन्म, और कैसे जन्म लेता है? विदेश से पढ़ के आया, बोला ये उत्तराधिकारी, जैसे कांसीराम साहब ने मुझे आप लोगों का उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसको बनाती हूं। ये बैलेट से आया है? वो कौन से संघर्ष से आया है? तो चंद्रशेखर आजाद, इंडिविजुअल अगर निष्पक्षता से कहूं तो चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत तौर पर, भाई पत्रकार हूं लेकिन मैं वोट भी तो देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे चंद्रशेखर आजाद इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे टाइप का व्यक्ति है, जिसके घर में ना पेट्रोल पंप है, ना नाली, ना कोई बड़ा अधिकारी है जिसके घर में पैदा हुआ, ना जिसके घर में जेसीबी मशीन है, ना पोकलैंड मशीन है, ना खनन का काम चल रहा है। एक सामान्य प्राइमरी मास्टर के घर से पैदा हुआ व्यक्ति आज अपने संघर्षों के दम पर यहां तक पहुंचा है। दूसरी बात, बहन जी और चंद्रशेखर की तुलना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही है। अगर कामों की कोई तुलना करता है तो वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तुलना तब करना जब 1 बार मुख्यमंत्री बन जाए। उनके 4 साल के काम, 4 बार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल और इनके 1 बार के मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल, उसकी तुलना करना, तब तुलना होगी। अभी 4 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के सांसद की क्या तुलना करते हो लोग? अभी तो तुलना ये करो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, और उसकी तुलना करके देख लो। आज मुख्यमंत्री नहीं है, आज की तुलना करो, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन बड़ी पार्टी की सर्वे सर्वा है। आज उनके 1 साल का कार्यकाल मेहनत और चंद्रशेखर भाई के 1 साल के कार्यकाल की मेहनत देख लो, उस पर तुलना करके देख लो कि भाई किसने काम किया। अब वो वाला कार्यकाल गिनाते हैं लोग जिस समय वो मुख्यमंत्री थी। मैं खुद कहता हूं गर्व से कि बहुत अच्छा काम किया बहन जी ने, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। लेकिन मेरे बहुजन समाज के भाइयों, आपका पसंदीदा क्रिकेटर 5 मैच में शतक मार दे, उसके बाद 100 मैचों में 0 पर आउट हो, तो सिलेक्टर उसको कितने मैचों में खिलाते रहेंगे? ये सोचते हुए कि 5 मैच में पिछले शतक मारा था। कब तक खिलाओगे आप? बताओ, खिलाओगे ऐसे खिलाड़ी? रिजेक्ट कर देंगे, अरे यार निकल लो। बताओ, आप खिलाओगे? नहीं खिलाएगा ना सिलेक्टर। तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि डूबता हुआ जहाज है तो छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कह रहा हूं, ये गलत कहते हैं लोग। डूबता हुआ जहाज है इसलिए मत छोड़ो, इसलिए छोड़ो क्योंकि विचारधारा खत्म हो गई है, इसलिए छोड़ो। बाकी अगर डूबता हुआ जहाज है और तुम्हारा घर है तो भी उसके संरक्षण तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी सांस में कतरा है। लेकिन ये डूबता हुआ जहाज नहीं है, ये तुम्हारी विचारधारा को खत्म करने के लिए आज काम कर रहा है। नीरज भाई पटेल की सभी बातों को आपने सुना, इस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।